हमारे आचार्य जी देखो कोई खाली नोटबुक और माटे साहब, कृष्णोद्भव जी, सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कौर जी और बाकी कई प्रदेशों से जुड़े सम्मानित सभी बौद्ध अनुयायी, उपासक और उपासिकाएं और खास तौर से कई प्रदेशों से जुड़े सम्मानित विशेष अतिथि के रूप में, जैसा कि अभी बताया, अलाराम सिसोदिया जी संयोजक मध्य प्रदेश, डी.एम. पटेल साहब अहमदाबाद गुजरात, सिद्धराज जी दिल्ली प्रदेश, सुनील वर्मा जी प्रदेश संयोजक गुजरात, डी.पी. चंद्रा साहब प्रदेश संयोजक हिमाचल प्रदेश, राजकुमार विद्यार्थी साहब संयोजक हिमाचल प्रदेश, विजय कुमार प्रदेश संयोजक कर्नाटक, सम्मानित अरुणाचल प्रदेश से चाउ एरिना मानकुस जी, सम्मानित सुरेंद्र सिंह प्रदेश संयोजक झारखंड और सम्मानित प्रधान जी, ये आज विशेष अतिथि रहेंगे। जैसे कि बौद्धों की परंपरा है, आदेश हुआ संचालन का, हृदय से उनका धन्यवाद, साधुवाद। मेरी सम्मानित साथियों से विनम्र प्रार्थना है, जिन साथियों की मेरा नाम अपने माइक को इसी क्रम में बोला जाएगा, अपने माइक को म्यूट करें, समय पर रहें सही तरीके से। और जैसे बौद्धों की परंपरा है, कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले हमारे यहाँ त्रिशरण पंचशील करेंगे हम लोग सभी। त्रिशरण पंचशील के लिए निवेदन करूंगा, सम्यक जी भी, सम्मानित आचार्य जी बौद्ध जी, अगर वो मेरे से जुड़ गए हों, फिर मैं मेरी आवाज सुने हो तो पूजा वंदना का शुभारंभ करें, जिससे कार्यक्रम शुभारंभ हो। सम्मानित सम्यक जी, आचार्य जी बौद्ध जी। आजाद बोध साहब नहीं है सर, अभी अपन ही प्रारंभ कर देते हैं। सभी लोग पूजा वंदना का जिस तरह से पंचशील करते हैं अपने आसन में, नमो तस्स्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाध्यामि, आदीनिदाना वेरमणि शिक्षापदं समाध्यामि,
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। शुरा मेरे मज्जे पमादिठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, भीमायं नमामि। साधु 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 साधु। माननीय संचालक महोदय जी से निवेदन है कि वह आगे की कार्रवाई का शुभारंभ करें। माननीय वीएल चंद्रा साहब। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, स्क्रीन को आप टच ना करें जिससे माइक अनम्यूट हो जाए। माननीय चंद्रा हेलो। साहब जी। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी आ रही है। बहुत बहुत साधुवाद। कृष्ण पंक्षी ग्रहण करने के बाद सभी सम्मान साथियों ने आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये करीब 38वीं या 39वीं वेबिनार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपूर्ण भारत में। आज का सब्जेक्ट पूर्णा पेट धिक्कार क्यों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा सन 1931-33 गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मैं बड़े संक्षिप्त अपनी बात रख देता हूँ। विषय की परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के सामने समस्याएं रखी कि यहाँ हमारे लोगों का बहुत बुरा हाल है, गुलामों से भी बेहतर, जानवरों से बेहतर जिंदगी जीते हैं। बाबा साहब ने बहुत अच्छी वकालत करते हुए ब्रिटिश सरकार के सामने ट्यूबनेल अवार्ड के रूप में अपनी विनर्स के रूप में अपनी जीत हासिल की। जो ट्यूबनेल अवार्ड मिला उसको कहते हैं पृथक निर्वाचन, 2 वोट का अधिकार। अब जितने भी सम्मानित साथी इस विषय पर चर्चा करेंगे तो 2 वोट का अधिकार क्या था, बाबा साहब के सामने ऐसी क्या व्यवस्था में क्यों वो बहुत विवश हो गए, तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और तुरंत पता ही उन्होंने फिर उसका धिक्कार किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिस सम्मानित साथी को संबोधन के यहाँ से अवसर मिलेगा, इस मंच से संपूर्ण भारत में लोग आपको सुन रहे हैं, समय का बहुत विशेष ध्यान रखें, अनुशासन का भी पालन करेंगे। तो आगे की कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा संस्थापक महोदय से कार्यक्रम को थोड़ा सा ब्रीफ करें। वो ऐसी प्रस्तावना में आदरणीय संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से फिर अपने विशेषज्ञों को अवसर मिलेगा। मैंने जैसे बोला इसी तरह से वो क्रम में बैठे रहेंगे, एक एक करके उसी क्रम में सभी लोगों ने। आदरणीय संस्थापक महोदय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी गुरु संतों को नमन करते हुए आज के हमारे वेबिनार के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, संपूर्ण भारत के कोने कोने से जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण,
सम्मानित वरिष्ठ साथी और समर्थक साथी, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों विषय पर आज वेबिनार आयोजित की है और इसमें हमारे 10 सम्मानित जिम्मेवार साथियों को इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं केवल 10 सेकंड में ये निवेदन करना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था, 45 वर्षों का जो उनका आंदोलन था, वो पूर्णतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति था, बदलाव था। लेकिन कुछ चंट चालाक किस्म के लोगों ने उनके धम्मों में प्रवेश पाकर उस आंदोलन को प्राय समाप्त कर दिया और उसको पूजनीय बना दिया। दूसरा पहलू मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संपूर्ण जीवन संघर्ष है वो पूरी तरह से तथागत गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर आधारित है, उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। तो इन विषय जो हमारे देश में आज छूटे पड़े हैं, कोई भी सामाजिक दल, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी हमारा धार्मिक दल या अन्य छोटे मोटे जितने भी संगठन हैं, तो इन विषय पर उनका सोच नहीं है। तो हमने ऐसा निर्णय लिया कि हमें जो मुख्य विषय हैं उनके बीच में हमें अपनी चर्चा करानी चाहिए और उनका निराकरण के बारे में भी हमको सोच विचार करना चाहिए। 24 सितंबर को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको एक प्रशिक्षण के माध्यम से बताया था कि हम लोग 25 बिंदु जिनकी आवश्यकता है पूरे संपूर्ण देश में, उनको आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में 24 सितंबर को भारत के संपूर्ण देश से प्रत्येक जिले से जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन पत्र भी दिया जाएगा। उसी की कार्रवाइयों में हम लोग लगे हुए हैं। 5 जो मुख्य बिंदु होंगे उनमें पहला बिंदु होगा पृथक निर्वाचन लागू करो, राजनीतिक आरक्षण समाप्त करो, ये पहला होगा। दूसरा होगा साकेत नगरी अयोध्या को बौद्ध विश्व रत्न घोषित करो, मंदिर निर्माण पर पुनर्विचार करो। तीसरा होगा निजीकरण बंद करो, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करो। चौथा होगा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो, समान शिक्षा पद्धति लागू करो। और 5वां होगा ईवीएम वोटिंग मशीन बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। तो इन 5 बिंदुओं को लेकर 24 सितंबर को प्रत्येक जिले के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो जिलाध्यक्ष होंगे, जिला संयोजक होंगे, उनके साइन से ये ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति महामहिम को दिया जाएगा। ज्ञापन का प्रारूप सेंटर ऑफिस से बनाकर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा। तो इन विषय पर आज का जो विषय रखा गया है, पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों, तो मैं आने वाले वक्ताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 5 मिनट से लेकर 8 मिनट तक के बीच में, 5 मिनट से 8 मिनट, अधिकतम 10 मिनट अनुशासन का आप लोग बहुत ध्यान रखें और अपनी बात इस विषय पर रखें। मैंने प्रस्तावना के रूप में आज का जो मुख्य विषय है उसकी मैंने चर्चा आप लोगों के बीच में कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय संगठन सचिव वीएल चंद्रा साहब शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वीएल चंद्रा साहब, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संस्थापक महोदय माननीय भारती जी ने
विषय पे आपको समझाया और साथ साथ उन्होंने एक और बात बताई कि अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। जिन साथियों को संबोधन का अवसर मिले, राष्ट्रीय बौद्ध भाषा का सदैव कैडर लोग हैं। माननीय किशोर बौद्ध जी बालाघाट मध्य प्रदेश से हमें हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि अनुशासन बहुत मुख्य होता है जीवन में। जैसे कि बादल सिंह बौद्ध जी ने आज आपके कार्यकारी अध्यक्ष की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने, वो भी कार्यकर्ता को चांस मिल सकता है, बस अपने आप को अनुशासन का परिचय, अच्छा वक्ता बनना हो। माननीय धर्मप्रकाश भारती जी जितनी सारी चीजें आपको बताते हैं, अगर आप उन्हें नोटिंग करके अपने आचरण में ले लें तो आप भी भविष्य में बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे राष्ट्रीय बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं। ऐसी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लोगों ने विशेषता पाई। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे बहुत ही सम्मानित राष्ट्रपति बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में श्रद्धे बालाराम सिसोदिया साहब मध्य प्रदेश सह संयोजक से मैं निवेदन करूंगा, आमंत्रित करूंगा सादर उनको ये अपनी बात रखें और मुख्य रूप से विषय पर बोले। IT सेल इंचार्ज साहब से निवेदन उनका माइक अनम्यूट कर दें। आदरणीय बालाराम सिसोदिया जी। इसके बाद में DM पटेल साहब तैयार है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय संविधान। साथियों, सर्वप्रथम करुणा के महासागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों और क्रांतिकारियों और प्रबुद्ध जनों को नमन करते हुए मैं बालाराम सिसोदिया सह संयोजक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश, मुझे आज एक अवसर आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसका विषय है पूना पैक्ट धिक्कार दिवस। आदरणीय संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्मप्रकाश जी भारती साहब और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस विषय पे एक समय सीमा निर्धारित की गई है, 5 से 10 मिनट का समय दिया है। वैसे विषय पे यदि हम बोलना चाहें तो समय कम पड़ जाता है, क्योंकि ये जो क्षति हमारे समाज के लिए हुई थी 24 सितंबर 1932 महाराष्ट्र प्रांत के पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में बंदी जीवन यापन करने वाले इस देश के कतिपय एक ऐसे प्राणी के द्वारा बाबा साहब को अपने हक अधिकार जो अपने समाज के लिए लेकर के विलायत से लेकर आए थे, उससे वंचित किया गया। उसी घटनाक्रम को पूना पैक्ट कहा जाता है। यह समझौता बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ और समझौते का जो मुख्य कारण था वह था कि गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा एक अवार्ड पारित किया गया था जिसे नाम दिया गया था सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात सांप्रदायिक पंचाट। जो सांप्रदायिक पंचाट जो 16 सांप्रदायिक पंचाट जो जारी किया गया था, उसमें बाबा साहब के द्वारा रखी गई जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के अनुसार भारत में रहने वाले यहाँ के मूल निवासी और वंचित वर्ग के जो शूद्र अर्थात अछूत लोग थे, एक बहुत बड़ा तबका जो मानवीय सुविधाओं से वंचित था, जिस पर ब्राह्मणी व्यवस्था ने इस प्रकार से उन पे जुल्म ढा रखे थे कि उनको पशुओं से बदतर जीवन जीने में मजबूर होना पड़ रहा था। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश हुकूमत के सामने गोलमेज सम्मेलन से पहले ही, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं,
कि होम रूल कानून जो लागू हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा होम रूल कानून के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए मताधिकार की व्यवस्था लागू की गई थी। तो उसमें शूद्रों के लिए कोई विशेष खास सुविधा नहीं थी। इसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 17 मई 1926 को ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपना अलग से पृथक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण मांग जो थी वो उनके सामने रखी। और इसके साथ ही शूद्रों को बहुत सारे मानवीय अधिकार प्रदान किए जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव में बात रखी, जिसका ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा सन 1928 में साइमन कमीशन, सर साइमन जो एक अंग्रेज अफसर थे, उनका एक आयोग बना करके, साइमन कमीशन बना करके एक सदस्यीय आयोग गठन करके उन्हें भारत की सामाजिक जो व्यवस्था थी, यहाँ की अधोसंरचना, सामाजिक ताने बाने का बारीकी से अध्ययन करने और संवैधानिक अधिकार भारतीय समाज पर लागू करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट बनाने के लिए, एक जांच करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया। जब सर साइमन भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। देश में वो घूमने लगे थे। उस समय गांधी जी और इनकी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने बहुत पुरजोर विरोध साइमन जी, सर साइमन का किया। यहाँ लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने गांधी जी अपने साइमन का विरोध करते हुए उग्र प्रदर्शन किया, और जिसमें पुलिस के द्वारा उनकी हत्या भी हो गई थी। ठीक है, उसको अपन छोड़ के आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो थी वो मई 1930 में सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उसे वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा उसे सार्वजनिक किया गया, और सार्वजनिक करने के बाद में भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की एक व्यवस्था की गई, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर से 30 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 के बीच में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में हुआ। तो हम यहाँ देखें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें यह निष्कर्ष सामने आया कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत अर्थात सांप्रदायिक अधिनिर्णय पारित किया गया, जिसे ही हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। बाबा साहब के प्रस्ताव को पूरा सम्मान देते हुए, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड को जारी किया, जिसमें भारतीय शूद्रों, अछूतों, वंचितों, दलितों के लिए उस कम्युनल अवार्ड में 2 मत का अधिकार था, दोहरा मत का अधिकार था। एक मत जो था उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जहां अछूतों की बहुतायत संख्या होगी, उस क्षेत्र में अछूतों के लिए एक पृथक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। उस पृथक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा, उसमें सिर्फ अछूत वर्ग के, शूद्र वर्ग के अर्थात दलित वर्ग के लोग ही उसको मत देंगे, अर्थात मताधिकार मत देने का अधिकार सिर्फ शूद्रों को ही होगा। यूं कहे कि शूद्रों के द्वारा ही उस प्रतिनिधि को चुन करके असेंबली में, विधायिका में भेजा जाएगा। और दूसरा जो मत का अधिकार था वह सामान्य रूप से सभी नागरिकों को जो मत का अधिकार प्राप्त होता है वही अधिकार शूद्रों को भी प्राप्त हुआ। यानी कि बाबा साहब की जो पहल थी उस पर अंग्रेजों ने उसको स्वीकार किया और सामाजिक ताने बाने को समान रूप देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लागू की गई। जैसे ही यह व्यवस्था लागू होती है इसके साथ में दूसरे अन्य कई अधिकार भी दिए गए थे। तो गांधी जी को जैसे ही पता लगा कि अम्बेडकर जो है विलायत से शूद्रों के लिए, वंचितों के लिए दोहरे मत का अधिकार लेकर के आए हैं और दोहरे मताधिकार इनको प्राप्त होने वाले हैं, इनके लिए विशेष सुविधाएं लागू होने वाली है। तो गांधी जी ने पुणे की यरोडा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठने की धमकी दे डाली। और हम देखते हैं कि 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पुणे की यरोडा जेल में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। उसके पीछे का सीधा उद्देश्य था कि गांधी जी का कहना था कि यदि मेरे देश में शूद्रों को या वंचितों को, जो हमें तथाकथित रूप से हरिजन की संज्ञा भी उन्होंने दी थी, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है,
यदि इन लोगों को अलग से अधिकार दिया गया और अंग्रेज यदि यह व्यवस्था लागू करते हैं और देश को आजाद करने के लिए अगर पहल होती है, तो मुझे इसकी आजादी कदापि नहीं चाहिए। अर्थात ये गांधी जी के शब्द थे कि मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें यहाँ के वंचितों को दोहरा लाभ मिले। तो गांधी जी के विरोध की वजह से वातावरण निर्मित हुआ। यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और कई ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनाने के लिए सभी लोग मुंबई चले गए, उस समय तत्कालीन मुंबई में। और यहाँ तक कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी उनके साथ थी। सभी लोगों ने जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर पर दबाव बनाया कि आप सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए आप गांधी जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का आप उसको स्वीकार करें, और ये दोहरे मत की व्यवस्था जो है इसका विरोध जो गांधी जी कर रहे हैं उसमें गांधी जी का आप सहयोग प्रदान करें। तो ऐसी कई प्रकार की बातें उनके सामने रखी गई। बाबा साहब को धमकियां भी आने लगी, बाबा साहब को कई खत मिले, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। और इससे आगे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में और अन्य कई क्षेत्रों में दलितों, वंचितों, शूद्रों और महारों की जो बस्तियां थी उनमें इन मनोवादियों के द्वारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा, सत्ताधीशों के सिपा सालारों के द्वारा बस्तियों में आग लगा दी गई और लोगों में तबाही मचने लगी। और यहाँ तक कि कस्तूरबा ने अपना आंचल बाबा साहब के सामने फैला करके अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। तो बाबा साहब ने देखा कि जब मेरा समाज रहेगा, मेरे समाज को ही यदि ये लोग अगर इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, समाज को यदि मारा काटा जाएगा, उनके साथ में बलात् अपराध हत्याएं होगी, तो फिर मैं किसे यह बताऊंगा। ऐसा सोचकर बाबा साहब बहुत दुखी और दुखी मन से बाबा साहब पुणे गए और पुणे की यरवड़ा जेल में जाकर के बाबा साहब ने बहुत दुखी मन से अब उनके दर्द के जो आंसू बह रहे थे उनको थामते हुए उन्होंने गांधी के साथ 24 सितंबर की रात्रि में उस ऐसे काले समझौते पे हस्ताक्षर किए जिसमें बाबा साहब ने अपने पूरे संघर्ष की बदौलत जो हमें 2 मतों का अधिकार दिलाया था, जो हमें एक ऐसा हक अधिकार दिलाया था जिससे कि हमारा समाज उन्नतियों के शिखर को छू जाता, उस अधिकार को वापस लेने के लिए मजबूर और दुखी मन से बाबा साहब ने जिस पे हस्ताक्षर किए। और जो हस्ताक्षर हुए थे, जो समझौता हुआ था, जो करार हुआ था, जो पुणे में हुआ था, पूना हुआ था यरवड़ा जेल में, इसीलिए हम उसे पूना पैक्ट की संज्ञा देते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। अब पूना पैक्ट जो है यह धिक्कार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आखिर में इस धिक्कार दिवस के पीछे का कारण क्या है? हम देखते हैं कि उस समय की प्रांतीय असेंबलियों में जो हमें एक सीमित संख्या में प्रतिनिधि थे, 71 प्रतिनिधियों तक का प्रावधान था विधायिका में, प्रांतीय असेंबलियों में, और विधायिका में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। तो इस जो पूना पैक्ट में एक प्रतिनिधित्व की बात को बाबा साहब ने फिर रखा और उसमें 71 से बढ़ा करके 148 सदस्यों को प्रांतीय विधानमंडलों में स्थान दिया जाए और केंद्रीय विधायिका जो है उसमें हमारे इस वंचित वर्ग, शूद्र वर्ग के लोगों को, अछूत वर्ग के लोगों को 18% एक प्रतिनिधित्व जो है उनका निर्धारित किया जाए। इस प्रकार की, इसके साथ ही अन्य कई ऐसी बातें भी बाबा साहब ने रखी जिसमें कि हम देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था को समान बनाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए थे। राजनीतिक आरक्षण के साथ ही बाबा साहब ने उस समय और भी कई बातें रखी जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को माना गया और उस पे हस्ताक्षर किए गए। बाबा साहब ने आगे चल के 1942 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज। स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने इस 1932 में जो करार उन्होंने किया था, इसको उन्होंने धिक्कार के रूप में संज्ञा दी और इसे धिक्कार दिवस के रूप में अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात उन्होंने इस समझौते को माना। आगे चल के हम देखते हैं कि इस व्यवस्था की वजह से हमारे समाज के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है और राजनीतिक आरक्षण हमारे समाज को जब प्राप्त होता है तो 1952 से जो अभी तक जो लगातार केंद्रीय और राज्य स्तर के केंद्रीय संसद के और राज्यों की विधान परिषदों, विधानमंडलों के, विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें जो निर्धारित आरक्षण की प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से जो हमारे वर्ग के लोग चुन के जाते हैं उनमें अधिकांश लोग जो है
ब्राह्मणी व्यवस्था के जो राजनीतिक दल है उन दलों के माध्यम से निर्वाचित होकर के वो वहां विधान परिषदों में या संसद में जाते हैं। वहां जाकर के यह देखने में आता है कि जो हम किसी भी राजनीतिक दल की बात करते हैं, भाजपा, कांग्रेस या अन्य कोई राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में है, जिसका नेतृत्व मनुवादी व्यवस्था के जो ठेकेदार है उन लोगों के हाथ में है, उनके गुलाम मात्र बनकर के वह प्रतिनिधि रह जाते हैं और अपनी समाज के साथ में होने वाली जुल्म जातियों, अत्याचारों और उनके साथ में जो घटनाएं घटित होती है उसके विरोध में दो शब्द वो नहीं बोल पाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के कार्य में यह बात कही गई थी और साहब के माध्यम से संदेश समान दिया गया था कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि इन ब्राह्मणी व्यवस्था की राजनीतिक दलों में चुन करके जाते हैं उनकी दशा उस कुत्ते के समान हो जाती है जिसके गले में पट्टा डाला हुआ रहता है, वह काटना तो दूर भोग भी नहीं सकता है। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ऐसे प्रतिनिधियों ने समाज को एक गर्त में डाल दिया है। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आगे चल के हमने देखा है कि मान्यवर कांशीराम साहब जो बहुजन नायक हमारे इस समाज को राजनीतिक सत्ता के माध्यम से, राजनीतिक मास्टर चाबी के माध्यम से बाबा साहेब के रुकवे मिशन को आगे ले जाने का जो कारवां उन्होंने चलाया था, उन्होंने 1982 में 23 सितंबर 1982 में अपनी जो एक महत्वपूर्ण और अमर कृति का विमोचन उन्होंने करवाया था, जिस पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ स्टूडेंट्स, एन एरा ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात चमचा युग। इस चमचा युग के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के द्वारा उस समय जो दो मत के अधिकार को समाज को देने के लिए जो अथक प्रयास किए थे, अपने संघर्षों के बल पे वो लाए थे, अपनी प्रबुद्ध धाक उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर जमाई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है बाबा साहब के मुरीद हो गए थे। किंतु गांधी एंड कंपनी और उनके द्वारा असामाजिक घटनाक्रम को अंजाम देने वाले उनके हजारों लोगों की वजह से हमारा समाज जो है एक बहुत विकट परिस्थिति में आ गया था। इसलिए बाबा साहब ने उस समझौते में हस्ताक्षर किए थे। उसी समझौते को कांशीराम साहब ने धिक्कार दिवस के रूप में अपनाते हुए धिक्कार दिवस के रूप में उसको सामने समाज के सामने रखा और बाबा कांशीराम साहब के द्वारा अपनी पुस्तक चमचा युग के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि आजादी के बाद जितने भी प्रतिनिधि हमारे समाज से चुनकर के इन राजनीतिक ब्राह्मणी राजनीतिक व्यवस्था के दलों के माध्यम से समाज में जाते हैं, संसद में जाते हैं, विधान परिषदों में जाते हैं, वो सभी एक चमचे से ज्यादा और कुछ नहीं है। अर्थात ऐसे लोगों के लिए चमचा युग की शुरुआत का जो आगाज मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पुस्तक के माध्यम से किया है और वह उनकी ऐसी अमर कृति है कि वह सच्चाई को समय पर ध्यान रखें। तो साथियों, मैंने अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखी है और आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस ब्राह्मणी व्यवस्था के जो असमानता युक्त व्यवस्था है, जिसमें हिंदुओं के चमचे मात्र बनकर के हमारे समाज के प्रतिनिधि जो है रह गए हैं और हमारे समाज के राजनीतिक आरक्षण के साथ ही जो हमें संविधान के माध्यम से जो शासकीय सेवाओं में और दूसरी अन्य सुविधाओं के लिए जो आरक्षण प्राप्त हो रहे थे, वो भी लगभग आज की वर्तमान सरकारों ने समाप्त कर दिया है और उस व्यवस्था को इतनी विकट कर दिया है कि हमारे लोग चाहकर भी शासकीय सेवाओं में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी यूपीएससी के माध्यम से भी हमने देखा है कि जो आरक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं, जिन्होंने रात दिन संघर्ष करके मेहनत करके यूपीएससी फाइट करने के लिए, आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने के लिए इतना त्याग किया, उन बच्चों से कम नंबर लाने वाले सामान्य वर्ग के बच्चे जो है वो चयनित हो जाते हैं और हमारा आरक्षित वर्ग के बच्चे उस नियुक्ति से बाहर हो जाते हैं। तो यह ब्राह्मणी व्यवस्था है। इस ब्राह्मणी व्यवस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से माननीय भारती साहब के नेतृत्व में एक जो कारवां राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में सामने प्रखर होकर के आया है, इस कार्य को हम सभी मिलकर के देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और समाज के अंदर जो हमारा समाज जो सोया हुआ है, इस समाज को जागृत करने के लिए, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के द्वारा बताए गए समतावादी मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। आप सभी को ने मुझे समय दिया, मान्यवर चंद्रा साहब को बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी वाणी को
आने वाले साथी समय का विशेष ध्यान रखें। मेरा अनुरोध है आने वाले वक्ताओं से कि कृपया करके 10 मिनट से ज्यादा का समय बिल्कुल ना लें। ये अनुशासन की परीक्षा है। यदि हम 10 मिनट से ज्यादा का समय ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अनुशासन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं, और फेल स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये ध्यान रखकर हमें आगे काम करना है। धन्यवाद। चंद्रा जी कार्रवाई करें। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आपने बालाराम सिसोदिया साहब को सुना, संपूर्ण भारतीय कार्यकर्ताओं ने। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बहुत ही सम्मानित श्रद्धेय बी.एम. पटेल साहब, अहमदाबाद गुजरात से, वो सादर आमंत्रित हैं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जुड़ गए हैं, तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें। बालाराम सिसोदिया साहब। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सब आ रही है। अच्छा, जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे ये सेमिनार में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं बी.एम. पटेल 1966 से अम्बेडकराइट प्रवृत्ति में हूँ और मान्यवर कांशीराम साहब से 1978 से जुड़ा हूँ। मैं कस्टम सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट की पद से निवृत्त हुआ हूँ और मेरा जीवन प्रेरणा मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब है, और उनके ही राह को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जो बीएसपी का हाल है, उसके लिए मैं निष्क्रिय था, पर जब मैंने ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के परिचय में आया और उनके वेबिनार में मैंने अटेंड किया, तो श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारती जी का जो काम काज है वो ऐसा है कि उन्होंने बाबा कांशीराम साहब के 40 वर्ष साथ निभाया है, उनके साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने जो सफल काम किया, ऐसा एक सफल काम मुझे लगता है कि श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारती जी कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि ये कारवां बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो रोड मैप है, उनका जो उद्देश्य है और उनकी जो कार्रवाई है, उनका प्रभावी वक्तव्य है, तो ये बिल्कुल हमें एक बहुत बड़ा नेतृत्व मिला है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि धर्म प्रकाश भारती जी का खूब सम्मान करें, उनको सुने, उनकी बात को आगे बढ़ाए, यही मैं चाहता हूं। आरबीएम जिस तरह से काम कर रहा है, और इस वेबिनार में जो हमें पूना पेट के धिक्कार दिवस के लिए जो हमें कहा गया है बोलने के लिए, तो मैं मानता हूं कि बहुत ही, मैं इतनी विस्तार से नहीं, क्योंकि सब साथियों को टाइम है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं टाइम से ही बोलूंगा। ये जो प्रथम गोलमेज परिषद हुई लंदन में, उसमें बाबा साहब ने भाग लिया और बहुत ही असरकारक तरीके से हमारे ऐसी समाज के लिए इतनी जोरदार वक्तव्य दिया, और इतनी अच्छी बात, इतना असरदारक होने की वजह से ब्रिटिशर जो है वो मजबूर हुए कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने साइमन कमीशन बनाया और भारत में भेजा, और उनके फलस्वरूप उनके फलस्वरूप ये कम्युनल अवार्ड जाहिर हुआ। ये और इस कम्युनल अवार्ड में हमें 2 वोटों का अधिकार मिला। ये बाबा साहब का बहुत ही अत्यंत काम जो था, बहुत बड़ा काम था, कि हमारा समाज का सुवर्ण अवसर था, वो गांधी ने फेल कर दिया। बाबा साहब जब ये गए और वो वक्तव्य दिया, तब से गांधी जी चौकन्ना हो गए थे, और जब ये कम्युनल अवार्ड जाहिर हुआ तो उन्होंने कह दिया मैं मरने का पसंद करूंगा, पर ये पुनः कम्युनल अवार्ड को ये जो दिया है
उसको मैं नहीं लागू होने दूंगा। और उन्होंने फिर पुनः, ये जेल में थे तो पुनः येरवड़ा जेल में इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया। और बाबा साहब के इतने लहू से भरे धमकी मिलने लगी कि बाबा साहब भी सोचने लगे। उस धमकी में ऐसा भी कहा कि यदि गांधी को कुछ हो गया तो हम तुम्हारी समाज को जिंदा जला देंगे, तुम्हारे पूरे समाज को हम खाक कर देंगे। तो बाबा साहब मजबूर होने लगे कि जब जिसके लिए मैंने ये काम ये लाया हूँ वही समाज नहीं रहेगी तो ये क्या मतलब है। तो उनको मजबूर होना पड़ा, सोचने लगे कि मुझे पीछे हटना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने फिर बहुत ही दुखी मन से ये पूना पैक्ट में साइन किया। और जैसे पूना पैक्ट साइन हुआ तो चमचा युग निर्माण हुआ। क्योंकि जो पृथक हमारा वोट का अधिकार था उसमें हमारे सच्चे उम्मीदवार चुने जाने थे, जो निष्ठावान थे और बाबा साहब को समर्पित थे, वो चुने जाने थे। पर ये छीनने के बाद पृथक हमारा जो वोट का अधिकार जो छीना गया, इसके वजह से ऐसा निर्माण हुआ कि चमचा लोगों की भर्ती होने लगी। और ऐसी परिस्थिति हुई कि बाबा साहब भी चुनाव हार गए, वो भी दुखी हो गए, उनको भी वो भी नहीं जीत पाए। तो उसके बाद ये चमचा युग का निर्माण हुआ। आप जानते हैं आज की परिस्थिति में कि जो ये आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण पर जो उम्मीदवार चुने जाते हैं जी, जो चुने जाते हैं वो उनका पक्ष को वफादार रहते हैं, वो समाज को वफादार नहीं रहते। हेलो 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 जी बोलिए आप बोलिए पटेल साहब। तो ये निर्माण ऐसा हुआ कि आज ये लोग इतने प्रभावशाली हुए हैं कि हमारे समाज में जो भी संस्थाएं खड़ी होती है वो संस्था को भी ये लोग, ये संस्था आगे ना बढ़े उसके लिए समाज में अपना वो विधायक है, पार्लियामेंट का मेंबर है, मिनिस्टर होए, उसके नाते वो समाज को प्रभावित करता है कि भाई ये आप इनको वोट देंगे तो ये बीजेपी चुन के आ जाएगी, आपका वोट खराब है, ये तो ये आदमी, ये लोग तो चुने नहीं जाएंगे। ऐसा करके प्रभाव करके हमारी कोई भी सामाजिक और राजनीतिक संस्था को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये हमारा जो पूना पैक्ट के वजह से जो हमारा निकंदन हुआ, हमारा जो आगे बढ़ना, हमारा जो सुवर्ण युग था, आने वाला था, वो रुक गया गांधी जी की वजह से। और ये बात बहुत ही खलती है सबको, जो भी एलाइट लोग जानते हैं पूना पैक्ट का, वो जब ये इनके बारे में जानते तो सबको लगता है कि ये खूब ऐसा काम हुआ है कि हमें ये गांधी ने हमको बहुत पछाड़ा है। और आज हमारी ये हालत है कि हमारा आदमी आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है, मुछ नहीं रख सकता है, और हम पर अत्याचार, हमारी माँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है। और आज की जो राजनीतिक सत्ता है वो और मीडिया दोनों मिलकर जो पाखंडवाद और अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, उससे बहुत ही हमें विडंबना हो रही है, हमारा अत्याचार अभी बढ़ गया है। तो इस बात को हमें पुरजोर से धिक्कार करना चाहिए। और जो धर्म प्रकाश भारती जी ने मांग रखी है, उनका हर एक जिले के हमारे ये सम्मानित जिम्मेदार साथियों को इसको बहुत ही असरदार तरीके से हर एक जिले में हमें इसका ज्ञापन देना है, उनका साथ सहकार देना है और बहुत ही असरदार तरीके से हमें इसको आगे बढ़ाना है। और जो 25 मुद्दों का उन्होंने धर्म प्रकाश भारती जी ने जो बताया है वो एक सीमा चिन्ह है। और यदि हम इसमें सफल होते रहे और आगे बढ़ते रहे तो मैं मानता हूं कि ये जो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है
आज ऐसे दौर पे पहुंचेगी कि राजनीतिक सत्ता हमारे पास आएगी और हमको कहेगी कि वोट दिलाओ, और हम उस पर प्रभावित होकर हम उनको, हम कहे ऐसा करे ऐसा अभी निर्माण होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी बहुत सालों से इसमें जुड़ा हूँ और धर्म प्रकाश भारती जी मुझे पहचानते हैं, और मैंने जब जुड़ने का प्रस्ताव रखा वो खुशी खुशी मुझे आवकार दिया, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाने की उन्होंने मैं सम्मति दी, और आगे बढ़ के मैं भी गुजरात से तन मन धन से जुड़ा हूँ। जो पहली पोजीशन थी और आज की पोजीशन में थोड़ा भी जो हलचल मची है, मैं रात दिन इस काम में लगा हूँ क्योंकि रिटायर हूँ और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, गुजरात में भी साथियों को जोड़ने के लिए मैं भरपूर हर एक साथी से को टेलीफोन से और व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और भी कई साथियों को जो बड़े पैमाने में काम करते हैं उनसे के साथ ही विचार विनिमय करता हूँ, और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। और वापस बोलो। बहुत बहुत साधुवाद बीएम पटेल साहब, अहमदाबाद गुजरात से भी आपने सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छे इस्तेमाल किया, रोड मैप तैयार माननीय संसद महोदय द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल निश्चित है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए और प्लानिंग सफल हो रही है। साथियों आपके सामने लगभग 15 प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन ये करते हुए अपने क्रम में पृथ्वीराज जी 30 नंबर पर थे, वो अभी थोड़े से व्यस्त हैं, तो मैं उनके आगे सुनील वर्मा जी प्रदेश संयोजक गुजरात प्रदेश से हैं, सुनील वर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, सादर आमंत्रित करूंगा कि सुनील वर्मा जी को अनम्यूट किया जाए और वो कृपया अपनी बात रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। परम आदरणीय सुनील वर्मा जी प्रदेश संयोजक गुजरात। सुनील वर्मा जी जुड़ गए हैं तो कृपया। पहले तक सुधीराज साहब हैं, इनके बाद सुनील वर्मा जी हैं, सुधीराज साहब के बाद। अभी अभी उनका फोन आ गया था, अभी अभी उनका फोन आ गया, वो व्यस्तता के कारण थोड़ा संशोधन उन्होंने निवेदन किया था, तो इसलिए सुनील वर्मा जी को उन्हें आमंत्रित करते हैं। सुनील वर्मा जी का नाम यहाँ शो नहीं हो रहा है, अभी किसी हैंडसेट से जुड़े हुए हैं, तो प्रदेश संयोजक हैं गुजरात प्रदेश से सुनील वर्मा जी, मेरी कल उनसे बात भी हो गई। सर अभी आपने नाम को रीनेम नहीं किया है तो पार्टी कीपैड ऑप्शन में जाके सबसे ऊपर से अपना नाम को रीनेम कर लीजिए, जिससे आपको चलो जब तक दूसरा नाम बोलो। डीपी चंद्र साहब अगर आप मेरे से जुड़ गए हो, आदरणीय डीपी चंद्र साहब रिटायर्ड आईपीएस प्रदेश संयोजक हिमाचल प्रदेश, उनका भी कल एक मजबूरी थी कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, इंटीरियर थे काफी, तो उनकी जगह राजकुमार विद्यार्थी साहब हिमाचल प्रदेश से, सह संयोजक हिमाचल प्रदेश। क्या नाम सर? राजकुमार विद्यार्थी साहब, राजकुमार 6 नंबर पे हैं राजकुमार विद्यार्थी साहब। राजकुमार विद्यार्थी साहब जुड़े हुए तो हैंड अप कर दीजिए। और आगे नाम पुकारो जब तक वो लोग तैयारी करेंगे। आगे का नाम पुकारो। आगे के नाम मैं लेता हूं, फिर विजय कुमार प्रदेश संयोजक है, वो भी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है साहब? आ रही प्रोफेसर विजय कुमार प्रदेश संयोजक है कर्नाटका से, बेंगलोर में,
उनकी जगह नाग सिद्धार्थ जी अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो नाग सिद्धार्थ जी को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था आज के लिए। नाग सिद्धार्थ जी, हेलो, ठीक सर। नाग सिद्धार्थ जी अगर जुड़े हो तो रहेगा, लेकिन अभी दिल्ली प्रदेश के सुधीर राज जी हमसे जुड़ चुके हैं। दिल्ली प्रदेश से रघुराज सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं पुनः उनसे निवेदन करूंगा। धीराज साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं? दिल्ली प्रदेश से रघुराज सिंह जी जुड़ चुके हैं हमसे। जी आवाज आ रही है आपकी। आप अपना माइक अनम्यूट करें। माइक आवाज आ रही है आपकी चंद्रा जी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। मैं आपसे विनय निवेदन है मेरा कि आप पूरा पैक्ट अधिकारियों विषय पर चर्चा करें। आदरणीय सुधीर राज सिंह, दिल्ली प्रदेश। सभी जुड़े हुए 366-65 बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय लगभग भारत में जब से धिक्कार दिवस बाबा साहब ने इसको 42 में कहा था, तब से सभी जितने बुद्धिजीवी हैं कुछ ना कुछ इस पे आर्टिकल, कोई ना कोई बात, सभाएं, गोष्ठियां होती रहती हैं। खास तौर से जब सितंबर 24 आता है, 30 आता है, उस समय ये ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल धिक्कार दिवस जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब का राइट था कि वो उनको धिक्कारें, उनको धिक्कार कहें, क्योंकि उन्होंने बहुत धिक्कार का काम किया था, शर्म का काम किया था, धूर्तपने का काम किया था। मगर हमारे लिए ये धिक्कार दिवस नहीं है, हमारे लिए इसको हार दिवस लेना चाहिए। ये हमारी डिफीट का डे है। ये हमारे जो हमने पूरा का पूरा एक युद्ध हार गए हम, और बाबा साहब को ब्लैकमेल करके और मजबूर करके और घुटनों पे झुका के जो साइन कराया गया चारों तरफ, इसको हमें हार दिवस के रूप में लेना चाहिए। धिक्कार दिवस बहुत छोटा सा हो जाता है। किसी को ये कह के छोड़ना कि तेरे पे धिक्कार है, तू ठीक नहीं है, तू निकम्मा है, तू शर्मसार नहीं है, तेरे को शर्म नहीं है, बात थोड़ी हल्की सी लगती है, क्योंकि हम तो युद्ध हार गए। जो बाबा साहब 30, 31 में और 32 में गोलमेज सम्मेलन से जीत के लाए और पूरा युद्ध जीत के लाए, अकेले जीत के लाए, उस युद्ध में जो विजय सामग्री हमें प्राप्त हुई थी वो हमसे छीनी। और कमाल की बात यह है कि जिन्होंने छीनी है उनका छीनने का अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। पूना पैक्ट इलीगल पैक्ट है। पूना पैक्ट कोई समझौता नहीं है। पूना पैक्ट युद्ध में हारे हुए एक समझौते का नाम है, और छदम से, मजबूरी से और ब्लैकमेल करके युद्ध में हराया गया एक जबरदस्ती का, जैसे 72 या 71 या 65 के युद्ध में जो पाकिस्तान को झुकाया भारत ने और समझौता किया, शिमला समझौता, ठीक इसी तरह से है। सारे हमारे लोगों को बंधक बना के, उनको मारने की धमकी देके, बाबा साहब को मारने की धमकी देके, और चारों तरफ ऐसा माहौल बना के कि हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये इस तरह से एक युद्ध चारों तरफ से हुआ, और जिसमें बाबा साहब को अपनी सेना बचाने के लिए मजबूरन खून के आंसू के साथ में साइन करने पड़े, मगर समझौता इलीगल है। दरअसल हमने इस समझौते को कभी यूएनओ में, कभी ब्रिटेन के आगे उठाया नहीं। ब्रिटेन ने हमें आज तक आजाद नहीं किया है, ट्रांसफर हुआ है पावर का। इसलिए हम ब्रिटेन से कह सकते हैं कि जो समझौता हुआ और जो अवार्ड आपने दिया और जो हमें चीजें आपने दी, उनको छीनने का राइट किसी और व्यक्ति का है ही नहीं। और अगर वो समझौता है तो वो मान्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 3 पार्टियां थी उस समय। एक ब्रिटेन था जो देने वाला था, ब्रिटिश लोग थे जो देने वाले थे, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे, और इसके अलावा और भी समुदाय, जो संप्रदाय के लोग थे जिनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं, या और भी तरह के लोग थे, और इसमें बाबा साहब भी थे, जो हमारा यानी भारत के सभी मूल निवासियों का, जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो जब समझौता वहां गोलमेज सम्मेलन पे हुआ है और कोई बात पसंद नहीं आई और वहां बात नहीं मानी गई, तो ये बात तय थी कि कोई और इसको समझौते को माने या ना माने, मगर छीन नहीं सकता। और बाबा साहब को वहां उन्होंने यस किया, वहां माना, और उसके बाद उन्होंने धोखा दिया, जैसा कि उनका धोखा देने का सिद्धांत, जो महारथ हैं, जिनको पाली में महारथ बोलते हैं, यानी बड़ा रथ, बड़ा रथी, और
हिंदी में या संस्कृत भाषा में बोलते हैं बृहदत्त या बृहदत्त। तो जो महादत्त हैं या महारथ हैं, उनको जैसे धोखे से उनका राज लिया, ठीक ऐसे ही बाबा साहब से ये धोखे से और इसको अच्छी तरह से उन्होंने षड्यंत्र करके चारों तरफ प्रचार प्रसार करके ये हमसे छीना है और हमें युद्ध में एक तरह से हराया है। तो इसको हार दिवस कहेंगे तो आप जल्दी अपने युद्ध में खोई हुई सामग्री को लूटने में, वापस लेने में, जीतने के लिए प्रयास करेंगे। धिक्कार क्या होता है? एक दिन हमने एक फंक्शन कर लिया, एक लगाया और हमने वहां कहा पूना पैक्ट में ये हुआ, पूना पैक्ट में वो हुआ, पूना पैक्ट में वो हुआ और पूना पैक्ट धिक्कार दिवस है और हमने धिक्कार दिवस मनाया, मगर हमने अपने बच्चों को ये बताया नहीं कि ये हार दिवस है, हम हारे हैं, इसलिए हमें जीतने के लिए दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। और इस हार, चूंकि ये इलीगल तरीके से बात हुई है, इसलिए इसको यूएनओ में इसकी एफआईआर करा के इसका विज्ञापन देके, क्योंकि जिन लोगों ने इसको छीना है हम उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं। वो तो जानते हैं कि उन्होंने जो हमारे राइट्स हैं वो लिए हैं। तो यहाँ जो एक मेन बात निकल के आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कोई नहीं कहता और आज तक भी नहीं कहता है, उसको कहना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। वहां जब अंग्रेज लोग और जो गवर्नमेंट थी उस समय, जब वहां बातचीत चल रही थी राउंड टेबल पे और सब अपने अपने राइट्स की, अपने अपने लोगों की बात कर रहे थे, तो जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने भी अपने राइट्स की बात की और उनके राइट्स लगभग वहां मिलने तय हो गए। मगर कमाल की बात यह है और सोचने की, और इसको आप प्रचार प्रसार का माध्यम बनाइए जो जहां बैठा है वहां, कि गांधी एंड कंपनी या उसके बाद जिन लोगों ने बाबा साहब पे दबाव डाला, जिन लोगों ने बाबा साहब को धमकाया, जिन लोगों ने बाबा साहब को ये कहा कि ये अंग्रेजों से मिल गए, जिन लोगों ने ये कहा कि ये आजादी में अंग्रेजों को भगाने में साथ नहीं है, उन्होंने एक बार भी मुस्लिम लीग के मुसलमानों को ये नहीं कहा कि तुम तोड़ नहीं सकते, तुम इंडिया में एक ही रहोगे और हम तुम्हारा विरोध पूरे देश में करेंगे और इंडिया एक ही रहेगा, इंडिया टूटेगा नहीं। ऐसी मूवमेंट आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी कि जब गांधी एंड कंपनी ने ये मूवमेंट चलाई हो कि देश के टुकड़े कैसे हो जाएंगे। ये बड़ी बात है कि देश के टुकड़े हो रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट उठानी चाहिए थी। अगर गांधी हमको सबको हिंदू ही मानता और भारत के अपना जैसा ही मानता, तो हमारा विरोध क्यों करता? हमारा विरोध क्यों किया उसने? हमारा विरोध के लिए क्यों अनशन किया और क्यों उसने बाद में विड्रॉ किया, क्यों धोखा दिया और वहां यस किया समझौता? यानी झूठा आदमी तो वो था ही, वहां समझौते को यस किया। मर्द का बच्चा था तो वही कहता कि मैं समझौता नहीं मानता और मैं अनशन करूंगा। उसके बाद 1-1.5 महीने तक वो लगातार अंग्रेजों की तलवे चाटता रहा कि भाई आप इस समझौते को रद्द कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। वो जानता है कि अंग्रेजों का समझौता रद्द कराना लीगल है और बाबा साहब अम्बेडकर को झुका के लीगल तरीके से मजबूर करके, उनके साथ बलात्कार करके, उन्हें युद्ध में हरा के उनसे समझौता करना इलीगल है। एडवोकेट था, वो जानता था इस बात को, इसलिए इलीगल तरीका बाद में अडॉप्ट किया। इसको कोई नहीं कहता, इसको कोई नहीं मानता। दरअसल हम इस समझौते को मानते ही नहीं है। बाबा साहब की उस समय मजबूरी रही कि बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए खून के आंसू पी के घुटने के बल वो साइन किए, मगर आज मजबूरी नहीं है। आज तो बहुत सारे बाबा साहब हैं, बहुत सारे अम्बेडकर हैं, बहुत सारे ज्योतिराव फुले हैं। तो आज के समय तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलीगल समझौता जो छीना गया है, ये युद्ध में जो समझौता हुआ है ब्लैकमेलिंग करके, ये लीगल है, ये ठीक नहीं है। समझौता होना चाहिए था मुस्लिम लीग के साथ में गांधी का। गांधी को बैठना चाहिए था अनशन पे कि देश के टुकड़े नहीं होंगे। गांधी को कहना चाहिए था कि सारे लोगों को लग जाओ और मुसलमानों को मनाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई तुम्हारा देश का टुकड़ा नहीं होगा। बेशक अंग्रेजों ने कर दिया है, मगर हम नहीं मानते इस बात को। ये समझौता करना चाहिए था। अगर वो देश प्रेमी था, अगर वो देश का बहुत ज्यादा मानने वाला था, अगर वो सच में महात्मा था या बड़ी आत्मा था, तो उसको देश के विभाजन के लिए जान देनी चाहिए थी। उसको देश में जो इतना बड़ा विभाजन और हमेशा के लिए हो रहा है, उसको रोकने के लिए अपने हर एक आदमी से, अब गैंग के हर आदमी से ये कहना चाहिए था कि पूरे भारत में लग जाओ आप और सारे लोग लग जाओ और मुसलमानों को रिक्वेस्ट करो या उनको धमकाओ या उनको कहो कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हारे हाथ पैर बांध के पेड़ से टांग देंगे, मगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारे दिल के टुकड़े नहीं हो सकते। इस बात का तो मूवमेंट किया नहीं। और जिनको तुम हिंदू हिंदू कह रहे हो और जिनको ये कह रहे हो कि ये हमारे भाई हैं और ये हरिजन हैं, उनके पीछे पड़ गए हो। और पीछे पड़ने का भी एक तरीका आप देखो कि समझौता किस बात के लिए हो रहा है। समझौता हो रहा है कि जो बाबा साहब युद्ध में जीत के लाए हैं, आपके राइट्स लाए हैं, उन्हें छोड़ दो।
और किस बात के लिए लड़ना चाहिए था उनको इस बात के लिए लड़ना चाहिए था कि भाई आप हमारे भाइयों अलग नहीं हो। क्योंकि हमें जो वहां मिला है, एक तो ये मिला कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो हिंदुओं से अलग है, वो गांधी से अलग है, वो नेहरू से अलग है, वो पटेल से अलग है। ये हमारी पहचान वहां मिली हमको। दूसरा मिला हमें 2 वोट का अधिकार, यानी हम अपने लोगों को 81 सीटों पर चुनेंगे और दूसरे लोगों को भी चुनने की पावर रखते हैं, उन लोगों को झुकाने की पावर रखते हैं। तो लड़ना गांधी को इस बात के लिए चाहिए था कि भाई अंग्रेजों ने आपको 2 वोट का अधिकार दिया, जो आपको दिया, आप हमारे भाई हो, आपको मुबारक है, बल्कि हम आपको ज्यादा देंगे क्योंकि आप हमारे भाई हो, गरीब हो, दबे हो, कुचले हो, डिप्रेस्ड हो। तो अंग्रेजों ने तो आपको कुछ नहीं दिया, हम आपको और भी ज्यादा देंगे, ये तो अलग बात है, मगर आप हमसे अलग मत जाओ, हमारे साथ रहो। इस बात के लिए गांधी एंड कंपनी को फाइट करना चाहिए था। मगर गांधी एंड कंपनी ने फाइट किस बात के लिए किया, किस बात के लिए लड़ रहा है? वो कहता है कि जो 2 वोट का अधिकार है, जो 81 सीटें चुनने का अधिकार है, उसे छोड़ दो और तुम अलग रहो। बेशक तुम अलग, तुम्हारी आइडेंटिटी अलग रहेगी। यानी कि आप देखो कि वो कितना बड़ा देशद्रोही व्यक्ति है जो ये कहता है कि जो तुम्हें मिला है वो तो तुम्हें छोड़ दो और तुम अलग हो जाओ। यानी कि हमें देश में रह के अलग आइडेंटिटी मानने के लिए तो तैयार है, मगर जो हमें मिल रहा है उसको देने के लिए तैयार नहीं है, उसे छीनने के लिए जान की बाजी लगा रहा है, 3-4 दिन बैठा हुआ है। इससे ये बात तय होती है कि मुसलमानों से वो तब भी घबराते थे, मुसलमानों से अब भी घबराते हैं और आज भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और तब भी हमारे पीछे पड़े हुए। कहते जरूर हैं कि भाई हैं, मगर अधिकार तब भी छीन लिए सारे और आज भी छीन रहे हैं। जो बाबा साहब ने दिए लगभग छीन चुके हैं। इसलिए ये छोटी बात नहीं है जिसको आप धिक्कार दिवस मना रहे हो, ये हार दिवस है और हार एक्सेप्ट करोगे तब जीतने के लिए आगे मन में बात आएगी। किसी को ये कह के छोड़ दोगे अरे तू तो नालायक है, तो बात नहीं बनेगी। और किसी को ये कहोगे कि हम तुझसे युद्ध में हारे हैं, साइकिल रेस में हारे हैं, तो फिर साइकिल की तैयारी आप करोगे। टूटी फटी कैसी भी साइकिल है तो फिर आपको जीतना है तो उसकी तैयारी करोगे। उस शब्दों का बड़ा फर्क होता है। बाबा साहब का राइट है कि वो धिक्कार दिवस कहें, हमारा राइट नहीं है। हमारा राइट है कि हम इसको हार दिवस डिक्लेयर करें, ये हमारी हार है। तब बच्चों को पता चलेगा कि हम हारे किससे हैं, जीतने की ललक और लालसा तब पैदा होगी। ये बात हर बच्चे को, क्योंकि कोई बता नहीं रहा है इस बात को, और इस बात को बताना चाहिए कि गांधी ने जो फाइट किया है वो हमें हिंदू कहते हुए हमें जो मिला है उसको छीनने के लिए फाइट किया है। तो या तो हम हिंदू नहीं है, या तुम हिंदू नहीं हो, या तुम भारतीय नहीं हो, या हम भारतीय नहीं है। वरना क्या बात है कि अगर जिसको तुम अपने परिवार का हिस्सा मानते हो और उसको बाहर का आदमी कुछ दे रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है और तुम उसी को छीनने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? जान की बाजी लगा दी तुमने, तो तुम तो अनशन पे बैठ गए। हालांकि कई बार अनशन से ऐसे भी उठ गए बिना उठे भी, क्योंकि आपका अनशन झूठा है। बाबा साहब ने कई बार बताया है कि ये व्यक्ति झूठा अनशन करता है, इसके अनशन में कोई दम नहीं है, नाटकबाजी ज्यादा है। साफ साफ लिखे गए हैं, लिखा हुआ है, इसलिए बोलने में कोई ऐतराज और कोई परेशानी है भी नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर खराब काम करता है तो बाद की जनरेशन इस बात को जानती है। बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां टूटती हैं और उनकी मिट्टी में मिला देते हैं लोग। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मूर्ति बने ना बने वो हमेशा रहते हैं, जैसे भगवान बुद्ध है, पूरी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि कोई काम उन्होंने खराब किया ही नहीं है। ये बात बिल्कुल तय है। तो ये जो पूना पैक्ट है, दरअसल ये पूना जेल पैक्ट है। जेल के अंदर पैक्ट हुआ था, इसको पूना जेल पैक्ट बोलेंगे। और ये पैक्ट भी नहीं है, क्योंकि पैक्ट वो होता है जब कुछ शर्तें आप हमारी मानो और कुछ शर्तें हम आपकी मानो। आप हमें घुटने पे झुकाओ, मजबूर करो। ये दरअसल हार का समझौता है, हारे हुए व्यक्ति का, हारे हुए देश का, हारे हुए लोगों का एक समझौता है। इसको पैक्ट नहीं बोलते। पैक्ट होता है 2 कंपनियों के बीच में पैक्ट हो गया, 2 व्यक्तियों के बीच में पैक्ट हो गया, समझौता होता है। आप और हम दोनों इस बात को माने और जो बात हम माने वो बात हमारी चलती रहे, तब ये बात बनती है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सब आ रही है। हाँ, वो बीच में मेरा फोन सा आ गया तो मुझे लगा शायद कट गया। तो इसलिए कुछ जो शब्दावली है इसमें, कुछ जो शब्द है इसमें, वो दोबारा से ठीक किए जाएंगे, क्योंकि सारा काम बाबा साहब का नहीं है और बाबा साहब के ऊपर ही नहीं रहना है। बाबा साहब के बच्चों को बाबा साहब से सीख के आज के हिसाब से फाइट करने के लिए चीजें निकालनी है और बतानी है, तब जाके इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। किसी ने भी पिछले, क्योंकि अब लगभग 90 साल होने जा रहे हैं इसको, किसी ने भी 90 साल में आज तक भी दुनिया से
ये दुनिया की जो अदालत है उसमें ये बात नहीं कही है कि भाई ये हमारा पैक्ट उस समय दबाव में हुआ था। हम सारे सबूत आपको दे सकते हैं, देखो ये दबाव में हुआ था। दूसरा ये है कि जिन चीजों के लिए ये हुआ था उसका बेनिफिट ना होकर नुकसान हो रहा है। समझौता इलीगल इसलिए है क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो लीगली नहीं है समझौता। बाबा साहब तो लीगल हैं क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में वो थे, मगर अंग्रेज नहीं है। और जो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं उन लोगों से समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि समझौता तो गोलमेज सम्मेलन में हो चुका था। ये तो समझौते को छीना गया। जैसे ठीक इस तरह से जैसे कि हम बंटवारे में कोई सामान अपने सर पे लेके जा रहे हैं और कोई हमारी पोटली को जबरदस्ती छीन ले कि अगर तूने ये पोटली हमको नहीं दी तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा, तो बाप क्या करेगा? कहेगा भाई ले जा पोटली, अगर जिंदा रहेंगे बच्चे और जिंदा रहेंगे हम तो पोटली फिर बना लेंगे। तो पोटली को फिर से वापस लेने का समय है। जितने भी भारत के लोग हैं उन सबको यूएनओ में, उन सबको आपस में और उन सबको कहना चाहिए कि ये समझौता ठीक समझौता नहीं है, ये जबरदस्ती का है, ये बलात्कारी समझौता है, ये मजबूर करके है, ये ब्लैकमेलिंग है, इसको समझौता नहीं कह सकते। समझौता अब होगा और पहले वही लागू होगा जो बाबा साहब ने उस समय चाहा था, उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन साथ जो होगा वो होगा। ये बहुत छोटी सी और बहुत स्पष्ट बात है। इसके लिए हमें फाइट करना चाहिए, इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर इसमें लगना चाहिए। अगर सब लोग एक साथ मिलकर नहीं लगेंगे तो जैसे आज के समय में 10,000 से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं और कोई आवाज किसी की नहीं सुनता है, ऐसे ही फिर इसका भी हर्ष हो जाएगा। कोई यूएनओ में भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा, कोई भारत में भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। फिर समझौता हो या ना हो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कोई भी चीज अगर होती है उसका फायदा तब होता है जब वो हमें लाभ दे। तो अभी लाभ तो हमें इसका हो रहा नहीं है। एक जो पूना पैक्ट में या जो गोलमेज सम्मेलन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो ये आती है कि वहां जो कम्युनल अवार्ड थे वो पहले से काफी लोगों को मिले हैं और भी लोगों को कम्युनल अवार्ड मिले हैं। तो कम्युनल अवार्ड यानी कि कम्युनिटी का जो अवार्ड है या कम्युनिटी का जो पंचायत है या कम्युनिटी को जो दिया गया है या जो समुदाय को दिया गया है उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ताकि वो आगे बढ़े, ऐसे बहुत लोगों को अंग्रेजों ने दिया। किसी और का विरोध नहीं मिलता, कहीं नहीं, कोई विरोध नहीं मिलता। जो विरोध मिलता है बाबा साहब अम्बेडकर का ही विरोध मिलता है। ये बात मन में बैठा लीजिए कि हम लोग बहुत ज्यादा खास लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा खास हैं, क्योंकि खास व्यक्ति होता है उसी के पीछे लोग पढ़ते हैं। कोई खास बात होती है, जैसे ओबीसी हैं, अब ओबीसी के पीछे कोई नहीं पढ़ता। ओबीसी का वहां गोलमेज सम्मेलन में कोई रिप्रेजेंटेशन था भी नहीं। एक मंडल साहब बहुत कोशिश करते रहे मगर ओबीसी जागता नहीं है, ओबीसी को जागने की जरूरत भी नहीं है। ओबीसी का काम चला, उसे बेचारे को समझ नहीं है। इसलिए जो खास लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा होता है। ये जो झगड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का और बाकी सब लोगों का है, तो ये बात मानिए कि सारे के सारे जिन्होंने पूना पैक्ट में दम लगाया वो बाबा साहब अकेले उन पर भारी थे। जब बाबा साहब उन पर अकेले भारी थे तो बाबा साहब के जो इतने सारी संतानें और बच्चे हैं इनमें खास बात है। उस खास बात को पहचान लीजिए। दरअसल जितने भी गालियां बनाई गई हैं वो उनकी ग्लोरी है, वो उनकी चमक है। इसलिए किसी और के पीछे नहीं पड़ता कोई, सिर्फ बाबा साहब के बच्चों के पीछे पड़ता है। क्यों? क्योंकि भविष्य के राजा हैं ये, और जो पहले हो चुके हैं वो भी राजा हैं। तो जब झगड़ा हो रहा है तो जो झगड़ा कर रहा है उसको ये पता है अरे यही लोग हैं जो मुझे मार सकते हैं और जो मुझे हटा के राजा बनेंगे, और किसी में दम है भी नहीं। ये बात बुद्ध के समय से है, अशोक के समय से है और आज तक भी है। इसलिए जब कभी आपकी पहचान आप ढूंढोगे तो आपको अचानक से आपकी पहचान बीच में खत्म मिलेगी और आपकी पिछली पहचान गायब मिलेगी। जैसे चमार शब्द है, चमार शब्द बहुत थोड़े समय से आया है। पुराने साहित्य में, पाली के साहित्य में, बुद्ध के समय में, अशोक के समय में कहीं नहीं मिलता। बाद के 700, 800, 1000 साल तक भी कहीं नहीं मिलता। अचानक से चीवर शब्द गायब हो जाता है। अब चीवर शब्द नहीं मिलता कहीं साहित्य में, मगर चमार मिलता है। यानी चीवर गायब हुआ, चमार आ गया। ना चमार गायब हुआ ना चीवर गायब हुआ, सिर्फ बदल दिया, इंटरप्रिटेशन कर दी, लोग भूल गए। तो बुद्ध के अनुयायी जितने चीवर, और चीवर वाले लोग सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे बड़े शासक हुआ करते थे। अशोक महान भी शासक बढ़िया इसलिए बन पाए क्योंकि चीवर वाले लोगों ने पूरा साथ दिया उनका, इसलिए अशोक महान पूरी दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया राजा बने। तो अपने मन में ये बात बैठा लीजिए, ये बात अच्छी तरह से स्थापित कर लीजिए, आप खास हो, स्पेशल हो आप।
इसीलिए जब आप अच्छा खाते हो तो वो भुगता है, इसलिए जब आप अच्छा बोलते हो तो वो परेशान होता है, इसलिए आप जब अच्छा सोचते हो तो उसका तेल निकलता है, इसलिए जब आप को पढ़ने का मौका मिलता है तो 60 साल के अंदर तो आप जिन्हें क्या क्या पढ़ डालते हो। पुराने पढ़ने वाले, पुराने जानकार, पुराने बुद्ध के शिष्य, पुराने बुद्ध के सारे टीचर, पुराने बुद्ध के प्रोफेसर, पुराने बुद्ध की जितनी आइडियोलॉजी है उसको जानने वाले, फिलॉसफी को जानने वाले खास तरह के लोग, इसलिए वो सारे लोग और किसी के पीछे नहीं पड़े, ना वो आगा के पीछे पड़े, ना वो जिन्ना के पीछे पड़े, ना वो ओबीसी के पीछे पड़े, ना वो जो शेड्यूल ट्राइब उनके पीछे पड़े, बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे ही पड़े और आज तक पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जरा पीछा पड़ना छोड़ा नहीं फौरन तो मुख्यमंत्री बन जाता है, जरा पीछा पड़ना छोड़ा नहीं प्रधानमंत्री की दावेदारी में आ गया है, जरा पीछा पड़ना छोड़ा नहीं हजारों तरह से इन्होंने संगठन बना के ये लोगों को जगा रहे हैं, जरा इसका पीछा पड़ना बंद नहीं किया, इनके सारे बच्चे पढ़ गए, आईएएस में टॉप होने लगे हैं। अब इनको अगर आरक्षण ना भी मिले तो भी ये मेरिट में ऊपर जा रहे हैं। जबरदस्ती आरक्षण को रोक के बच्चों को रोका जा रहा है, बच्चे फिर भी नहीं रुक रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन करके सारी कंपनियां बंद की जा रही है, बच्चे रुकेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि अब तो बौद्धों के लिए सारे देश खुल गए हैं, जितने बुद्धिस्ट हैं उनमें बच्चे जाएंगे और महाराष्ट्र में तैयारी भी हो गई है। इसलिए पूरा पैक्ट को दोबारा से अच्छी तरह से जान के और इसको उठा के अपने पुराने अधिकारों की डिमांड और नई डिमांड के साथ साथ पूरी दुनिया से मांगना है, अंग्रेजों से खासतौर से मांगना है, यहाँ के लोगों से नहीं मांगना है। धन्यवाद। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आपने आदरणीय सुधीराज सिंह दिल्ली प्रदेश को सुना, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, जैसे कि हमारे बच्चों का भविष्य कामयाबी की ओर है। लेकिन पुनः मैं प्रार्थना करूंगा लोगों से इस समय का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे और अगली कड़ी में पुनः गुजरात प्रदेश से हैं सुनील वर्मा जी, अगर जुड़ गए हो, मेरी बात उन तक पहुंच रही हो तो कृपया सुनील वर्मा जी, प्रदेश संयोजक गुजरात प्रदेश। माननीय सुनील वर्मा जी अपने वर्मा जी गुजरात प्रदेश से हैं, इंटरनेट ऑप्शन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपनी बात रखें। माननीय सुनील वर्मा जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके आप अपने जो स्क्रीन पे कॉल ओवर इंटरनेट जो ऑप्शन लिखा आ रहा है उस पर टिक करके अपने माइक को अनम्यूट ऑप्शन माइक को ओपन कर लीजिए सर। माननीय सुनील वर्मा जी, कॉल ओवर इंटरनेट यदि आवाज सुन रहे हैं तो उसको टिक कर लीजिए। अगले वक्ता बुलाइए। अगले वक्ता के रूप में राजकुमार विद्यार्थी साहब, सह संयोजक हिमाचल प्रदेश। आदरणीय राजकुमार विद्यार्थी साहब हिमाचल प्रदेश से हैं, अगर मेरी आवाज सुने तो कृपया वो अपनी बात रखें। नहीं सर, राजकुमार साहब नहीं है सर अभी। अगले वक्ता बुलाइए। अगला वक्ता के रूप में प्रोफेसर विजय कुमार जी, प्रदेश संयोजक कर्नाटक। आदरणीय विजय कुमार, प्रदेश संयोजक, मेरी आवाज सुने तो कृपया। मुझे लग रहा है वो लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए, और आगे बोलो। माइक अनम्यूट हो गया है विजय साहब का। अब मैं आगे निवेदन करूंगा अरुणाचल प्रदेश के संयोजक चाउ एरेना मानपूस जी के, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। चाउ एरेना मानपूस जी, प्रदेश अरुणाचल से। चाउ एरेना मानपूस जी प्रदेश के संयोजक हैं अरुणाचल प्रदेश से, अगर मेरी आवाज सुनने हो तो कृपया वो अपनी बात रखें। माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर, स्क्रीन पे अनम्यूट ऑप्शन आ रहा होगा, उसको सेट करके अनम्यूट कर लीजिए। सर
अपनी बात शुरू करो। सर वो अनम्यूट नहीं कर पाते। अगले वक्ता आमंत्रित करो। अगले वक्ता के रूप में है झारखंड प्रदेश सम्मानित सुरेंद्र सिंह प्रदेश के संयोजक साहब हैं। मैं उनसे भी आमंत्रित करता हूं, अगर मेरी आवाज को सुनने हो, अगर वेबिनार से जुड़ गए हो तो कृपया सुरेंद्र सिंह जी प्रदेश के संयोजक साहब से निवेदन। हेलो सर, जय भीम सर। मैं सुरेंद्र बहुत कुमार बहुत सिंह। जय भीम जय भीम। मैं दिख रहा हूँ क्या? जी जी जी, आप दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बात वीडियो और ओपन समय कर का लीजिए। विशेष ध्यान। हाँ सर, एक मिनट हो रहा है। टू स्टार्ट वीडियो स्टार्ट। हाँ सर, मैं दिख रहा हूँ फिर। एक मिनट। जी जी, आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, सभी को मेरे तरफ से जय भीम एवं नमो बुधाय। सर मैं झारखंड से हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। और मैं इस वक्त अभी मैंने जस्ट MBA खत्म की है। और मैं पिछले जो छठी JPSC थी उसमें मैंने इंटरव्यू तक भी गया था। और मैं भी युवा हूँ सर, तो मुझे उस तरह का बिल्कुल नॉलेज नहीं था जिस तरह से आप लोगों ने बताया। क्योंकि हम तो वही पढ़े हैं सर जो किताबों में लिखा रहता था कि साइमन कमीशन वापस जाओ क्यों हुआ, या फिर क्या है पूना पैक्ट के बारे में। तो उतनी डिटेल्स हमें मिल नहीं रही थी। पर जब हम आप लोग जब इधर बात कर रहे हैं तो एक जो अंदर में छुपी हुई बात है वो बाहर आ रही है सर, है ना। कि कैसे किसी जो एक टैलेंटेड ग्रुप है उसको कैसे उसके मूलभूत अधिकार या बोल सकते हैं जो उसको बढ़ने में सफलता सहयोग कर सकता है, उसको पाने में ये लोग कैसे बाधा किए थे। तो हम ये मतलब मेरा ये मानना है कि जो पूना पैक्ट हुआ 1932 में, ये काफी हम बोल सकते हैं बुरी तरह से प्रभावित किया पूरे जो दलित वर्ग है उसको। ऐसे कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट को हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ा था। और लड़ाई उनकी बहुत ही जायज थी, क्योंकि हमें ये सभी को पता है कि कैसे हमारे जो हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते रहा है सब दिन। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सब उन्होंने अपने बचपन से इस चीज को झेला है। तो वो चाहते ये थे कि हमारे लिए एक जो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, उसके लिए हमारा एक जो रास्ता हो सकता है वो तभी हो सकता है जब हम पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने से पॉलिटिक्स बनता है। पॉलिसी हम तभी बना पाएंगे जब वो हमारे लोग उसमें शामिल होंगे। अब ये बात जो उन्होंने रखा था कि जो कम्युनल राइट वगैरह की बात बोला था कि 2 तरह का वोटिंग का राइट था, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही कारगर चीज होता है, क्योंकि हम अपने मन मुताबिक हम ऐसे इंसान को चुन सकते थे जो हमारे भले के लिए काम करता है। लेकिन गांधी जी ने एक ऐसा मतलब बोले व्यू रच दिया कि उसमें बिल्कुल उलझ रह गया पूरा दलित समाज। आज अगर मैं बता सकता हूँ, आज अगर हमारे लोग चुनाव में आते होते या हमारे मन के लोग आते होते तो आज हमारे लिए काम होता। हालांकि उन्होंने जो पुनः के बदले में हमें जो सौंपा कि आपकी सीट बड़ी रहेगी, ठीक है सीट बड़ी हो गई, मान लेते हैं सीट बड़ी है, लेकिन सीट मिलने से क्या होगा? वो उनके लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं झारखंड में हूँ ना, तो झारखंड में अब जब देख रहे होंगे 2017 में TNT-SPT कानून के बदलाव के लिए उन्होंने पूरा पुरजोर प्रयास किया था रघुवर सरकार। तो हम लोग वहाँ पे उसके विरोध में पूरे जनमानस को लेकर उतरे। फिर उसके बाद सरकार बिल्कुल पीछे हटना पड़ा।
तो कहने का मतलब कि ये किसी भी टाइम अपना गेम प्लान करके कर लेते हैं। और इसमें जो हमारे लोग जो चयनित होकर जाते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते नहीं। लेकिन अगर जिस वक्त जो हमें मिला था वो 1932 में जो कम्युनल राइट मिला था, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का वो मिल रहा था, अगर उस समय अगर होता तो कुछ मजा कुछ और होता था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही हमारे साथ बहुत ये बोलते ऐतिहासिक है, वो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल एक जो बोलते गर्भ में हमें भेज दिया गया। तो सर मैं अब यही बोलना चाहता हूँ कि ये इस पर एक विचार हो और हमारी जो मांग है वो एक तरह से एक बड़े जनमानस तक पहुंचे और सभी लोग आगे आए। जी सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, मैं बस यही बोलना चाह रहा था बस। बहुत बहुत साधुवाद। सुरेंद्र सिंह जी, प्रदेश संघ झारखंड से भी आपने सुना। सुनील वर्मा जी आ गए हैं। सुनील वर्मा जी से पुनः निवेदन, अगर हमसे जुड़ गए तो कृपया सुनील वर्मा जी अपनी बात रखें। प्रदेश संघ गुजरात से हैं आदरणीय सुनील वर्मा जी। माननीय सुनील वर्मा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगे। स्क्रीन पे अनम्यूट ऑप्शन लिखा आ रहा हो, उसको क्लिक करके अनम्यूट कर लीजिए। अगले वक्त राजकुमार विद्यार्थी जी तैयार रहें। माननीय सुनील वर्मा जी, अपने जा। स्क्रीन पर टच करके जो अनम्यूट ऑप्शन लिखा आ रहा है उसको क्लिक करके अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट जो लिखा आ रहा है उस पर अनम्यूट पे क्लिक कर दीजिए। जी, अपनी बात रखें सर, कंटिन्यू। तो मैं सुनील वर्मा अहमदाबाद गुजरात से राष्ट्रीय महासभा का बनाया गया है। अरे निक्कू को भेजना जा रहा है, एक मिनट। हाँ, इधर बैठ सकते हो। कंटिन्यू रखें। सर आप हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन बगैर हेडफोन की बात रखिए सर, आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। हेडफोन निकाल दीजिए जी। मोबाइल से हेडफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज़ बढ़िया आएगी सर, है ना? तो आवाज नहीं आ रही है? पूरा आ रही है, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए आप, कंटिन्यू। मैं पूना पैक्ट के विषय में कहना चाह रहा हूँ। अभी पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुए की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1925 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सर आप हेडफोन निकाल दीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। समझौता के रूप में अनुमति प्रदान की थी। हेडफोन निकाल दीजिए सर आपका। वर्मा जी हेडफोन निकाल दीजिए आपका, आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपका जो हेडफोन है ना सर आपके पास क्लियर नहीं आ रही है, आपका जो हेडफोन है उसको निकाल दीजिए, बगैर हेडफोन के ही आप बात रखिए, क्लियर आएगी जी। मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दीजिए हेडफोन को। जी बात रखें सर।
तो पुनः मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक निर्धारित कंफ्यूजन अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फल स्वरूप कंप्यूटर अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत बाबा साहब द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधि की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरे वोट से सामान्य वर्ग की प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाता था। निकाल दीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आपका जो हेडफोन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको मोबाइल से निकाल दीजिए पूर्णतः, फिर अपनी बात को। मुकेश जी बोलने दो, हो सकता है नेटवर्क कम आ रहा होगा, नेटवर्क कम आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, तो बोलने दीजिए। बोलिए सुनील वर्मा जी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फल स्वरूप कंप्यूटर अवार्ड ने घोषणा की, जिसके तहत बाबा साहब द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाता था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग का ही। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद एवं मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। इस समझौते को पुनः भी कहा जाता है। दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग के अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल न था, परंतु दूसरी ओर दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। गांधी जी इस समय पूना की जेल में थे। कंप्यूटर अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जाता, तो उन्होंने मरणव्यस्त रखने की घोषणा की। 24 सितंबर 1932 को सायं 5 बजे येरवडा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो आज पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कंप्यूटर अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन जैसा कि आजकल है पद्धति को स्वीकार करना पड़ा, परंतु साथ ही कंप्यूटर अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों का बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148
48 करवा ली। साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक दाता में शिक्षा अनुदान एवं पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहब ने गांधी जी को जीवन दान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1940 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। उन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस अपने ग्रंथ में भी पुनः पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की। पुनः पैक्ट के विषय में मैंने आपको बताया। थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हुआ होगा, थोड़ा कम कर रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय सुनील वर्मा जी को भी आपने गुजरात से सुना, बहुत सुंदर बोले आप, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी आपकी तैयारी। अगले वक्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश के संयोजक आदरणीय राजकुमार विद्यार्थी साहब अगर हमसे जुड़ गए हों, राजकुमार विद्यार्थी जी अगर जुड़ गए हों तो कृपया वो अपनी बात रखें। हिमाचल प्रदेश से राजकुमार विद्यार्थी साहब अगर मेरी आवाज सुनने हो तो कृपया वो अपनी बात रखें। सर वो उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है, तो फिर मैं अभी अरुणाचल प्रदेश से पुनः प्रार्थना करूंगा चाउ एरिना मानकुस जी से, अगर वो जुड़ गए हो तो कृपया अपनी बात रखें। अरुणाचल प्रदेश से चाउ एरिना मानकुस जी प्रदेश के संयोजक हैं। मेरी पुनः प्रार्थना माननीय चाउ एरिना मानकुस जी के लिए जो प्रदेश के संयोजक हैं, वो कृपया अपनी बात रखें। सेवा एनेलाइन जो नाम लिखा आ रहा है, चाउ एरिना साहब नहीं जुड़ पाए तो स्क्रीन पे अनम्यूट ऑप्शन जो आ रहा है उसको आप टच करके अनम्यूट कर लीजिए। हाँ धर्मेंद्र आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहा है, पहुंच रहे। गोपाल नाके भी नहीं आएंगे, गोपाल पहुंचेंगे। हेलो चाउ एरिना साहब अगर आवाज सुनने हो तो कृपया अपनी बात रखें। अरुणाचल प्रदेश से स्क्रीन को टच करके अनम्यूट कर लीजिए। आगे के वक्ता बुलवाओ, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आगे के वक्ता बुलवाइए। अगले वक्ता के रूप में रहेंगे प्रदेश संयोजक बुंदेलखंड माननीय बरदानी लाल प्रधान जी उत्तर प्रदेश। श्रद्धेय बरदानी लाल प्रधान जी प्रदेश सह संयोजक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, अगर वो जुड़ गए हो तो कृपया अपनी बात रखें। अभी जो तीन वक्ता के रूप में है राजकुमार विद्यार्थी साहब, चाउ एरिना मानकुस जी और बरदानी प्रधान जी, वो भी साथी में जुड़ा है तो कृपया अपनी बात रख सकते हैं। मुकेश भौज जी उन्हें निवेदन कि अगर ये बरदान साहब का भी नाम नहीं आ रहा।
चलिए कोई बात नहीं, आगे चलिए। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं। बहुत बहुत साधुवाद। आगे को आप कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जिन विशिष्ट अतिथियों ने आज पूना पैक्ट धिक्कार पे अपने विचार रखे, सराहनीय, बहुत सुंदर तैयारी के साथ वो जुड़े हम लोगों से। टेक्निकली थोड़ी बहुत व्यवधान रहा, लेकिन लोगों ने सुना, संपर्क के समस्त बुद्धिजीवियों ने आपको सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों बता देना चाहता हूँ, आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बादल सिंह भौत जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता रहेगी संसभा के अध्यक्ष महोदय माननीय धर्मप्रभु भारती जी की। और आभार और समापन हमारे मार्गदर्शक आचार्य जी, बालाघाट मध्य प्रदेश इंजीनियर किशोर भौत जी रहेंगे। और साथियों मेरे आपसे पुनः प्रार्थना की आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूना मध्य प्रदेश से बिलोंग के लिए आदरणीय बादल सिंह भौत जी से मैं निवेदन करूंगा कि पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों विषय पर चर्चा करें। आदरणीय बादल सिंह भौत जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी।